अरे दारू दे दारू दे दारू आज खुले दिल के राज। ओ मेरे भैया दे दारू ग्लास से ज्यादा यारी। हेलो एवरीवन, खमा खड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर ये कहानी हमारे साथ शेयर की है आशीष ने, जो कि रहते हैं महाराष्ट्र में। और ये इंसिडेंट उनके अपने मामा के बेटे के साथ हुआ, जिसका नाम राकेश है। ये घटना अभी कुछ महीनों पहले की ही है। राकेश, जिसकी उम्र करीबन 26 से 28 साल है, वो पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जहां में रात में उसकी इंस्पेक्शन की ड्यूटी हुआ करती थी। राकेश की सबसे बड़ी कमजोरी थी शराब। इतनी बुरी आदत कि वो कई बार ड्यूटी पर भी शराब पीकर ही जाया करता था। घर में भी शराब पीने की वजह से राकेश की इज्जत कम थी और हर छोटी मोटी बात पर उसे डांट दिया करते थे, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। बात है 12 फरवरी की। राकेश हमेशा की तरह शाम को घर से निकलता है और अपनी कंपनी में पहुंचता है। जिस कंपनी में वो काम करता था, उसका एक पुराना सेक्शन था जहां मशीनें कम इस्तेमाल होती थी। एक्चुअली कुछ साल पहले वहां पे रात के समय एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। कुछ मशीन की फेलियर के कारण उस सेक्शन के अंदर कुछ लोगों की मौत हुई थी और राकेश को उस रात उसी सेक्शन में मशीनों की जांच करने के लिए जाना था। हमेशा की तरह वो उस रात भी अच्छे खासे नशे में था और रात के करीबन 11:15 बजे उस पुराने सेक्शन में गया। वहां पर वो अकेला था और हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था, लेकिन वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई मशीन अपने आप चालू हुई है। वो उस मशीन की आवाज को फॉलो करते हुए उस जगह पर गया और जाकर उसने देखा तो मशीन तो बंद थी, लेकिन फिर भी आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे किसी मेटल के घिसने की आवाज हो। लाइट वहां प्रॉपर नहीं थी। राकेश ने चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखा तो उसे एकदम से एक कोने में एक आदमी दिखाई दिया। कुछ इस तरह से कि वो आदमी सफेद हेलमेट पहने हुए अपना सिर झुकाए उस कॉर्नर के अंदर खड़ा हुआ है। उसे देखकर राकेश ने लगाई, कौन है वहां पर? लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया और जैसे ही राकेश दौड़कर वहां देखने के लिए पहुंचा, वहां पर कोई भी नहीं था। राकेश ने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ होगा। वैसे भी वो नशे में था तो उसने इस चीज को इग्नोर किया। रात करीबन 1:30 बजे के आसपास राकेश अपनी रिपोर्ट लिख रहा था कि अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आया। लेकिन पूरा रूम बंद था, दरवाजा बंद था, कमरे में खिड़की भी नहीं थी, फिर हवा का झोंका कैसे आ सकता है? और तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। इस फीलिंग के आते हुए तेजी से पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन फिर उसे अपनी पीठ पर एक जलन महसूस हुई, जैसे कोई आपके शरीर पे नाखून खींच देता है ना, उसके बाद जो जलन महसूस होती है, बिल्कुल वैसी जलन उसको महसूस हुई। उसे समझ में नहीं आया कि खरोंच उसे कैसे लग गई है। वो कुछ और सोच पाता कि तभी उसे एक फीलिंग आई। उसे लगा कि जैसे ठीक उसके पीछे कोई चल रहा है। जैसे से वो चलता, उसे अपने पीछे पीछे कदमों की आवाज सुनाई आती। जैसे वो रुकता, कदमों की आवाज रुक जाती। जैसे वो कदम बढ़ाता, उन कदमों की आवाज फिर से शुरू हो जाती। इस बार वो थोड़ा तेज चला और जैसे ही कदमों की आवाज उसने पीछे घूमकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार उसे 3 परछाइयां बिल्कुल साफ साफ दिखाई दी। उनके चेहरे नहीं थे, बस धुंधली सी परछाइयां थी और उन्हें देखकर राकेश की सांसें रुक गई। उसका नशा वशा सब उतर गया और उसने भागने की कोशिश की और जैसे ही वो भागा, उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। धक्का देने की वजह से वो लोहे की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसकी कोहनी और घुटने छिल गए और जब वो उठा और उठकर उसने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो दौड़ता हुआ बाकी लोग जो वहां पर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे उनके पास गया और जाकर उसने सबको बताया तो सब लोग उसको देखकर हंसने लग गए और बोले, अबे तुझे चढ़ गई है, तूने ज्यादा पी ली है, दारू पी के गिर गया होगा साला। अब क्या करे वो? अगर आप भी किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आपकी फैक्ट्री में एक आदमी है जो हमेशा दारू पी के ही आता है, वो आपसे आके ऐसा बोलेगा, आप मानोगे? नहीं ना। उसकी बात भी किसी ने नहीं मानी। खैर, अपनी शिफ्ट खत्म करके वो घर चला गया और अगले दिन वो ड्यूटी पर नहीं गया। लेकिन अगले दिन से ही उसके अंदर बड़े अजीब से चेंजेस आने लग गए। वो बस अपने घर की खिड़की पर बैठकर खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था और फिर अचानक उसने अपनी माँ से कहा कि माँ,
वो तीनों बाहर खड़े हैं। उसके कहने पर उसके पापा बाहर गए देखने, तो बाहर कोई भी नहीं था। तो उन्होंने आकर बोला कि बाहर तो कोई भी नहीं है। तो बोलता है आपको नहीं दिखे? अभी तो वो तीनों यहीं पे खड़े थे। उसके पिताजी ने उसको डांट दिया, बोले तू ना ये दारू वारू कम पिया कर, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन शायद उनको राकेश की इस बात को मान लेना चाहिए था। धीरे धीरे घर के अंदर भी अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी। रसोई में बर्तन अपने आप गिर गए और राकेश की दादी ने आंगन में एक काली परछाई देखी। वो धुंधली दिख रही थी वो परछाई, सही से ध्यान नहीं पड़ा, लेकिन इतना उन्हें अच्छे से दिखा था कि कोई ना कोई उन्हें दिखा है। खैर, अगले दिन राकेश की हालत और खराब हो गई। सुबह वो आईने के सामने खड़ा था और काफी देर तक बस खुद को देखता रहा। राकेश की माँ ने जब उसे आवाज दी कि राकेश क्या कर रहा है, इधर आ, तो बिल्कुल जैसे वो किसी ट्रांस स्टेट में से बाहर आया हो। और फिर अचानक से उसने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर कुछ सोचता रह गया कि आखिर वो कर क्या रहा था। इसके बाद दोपहर के टाइम पर राकेश छत पर गया और छत के एक किनारे पर जाकर बैठ गया और वहां बैठा बैठा वो बड़बड़ा रहा था। नीचे सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी, मगर वो उसी सड़क की तरफ देख रहा था जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसी रात को जब राकेश अपने कमरे में था, अचानक से बिजली चली गई और जैसे ही बिजली गई राकेश बहुत तेज चीख लगा छोटे बच्चे की तरह। और सब लोग दौड़ कर आए और जब बिजली आई, मतलब बस फ्लक्चुएशन हुआ था, मान लो कि 1 मिनट के लिए बिजली गई और जब तक सब तक दौड़ कर आए बिजली वापस आई, तब सबने देखा कि वो एक कोने में बैठकर थर 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 डर के मारे कांप रहा था। सबने उससे पूछा तो उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन पूरी रात वो सोया नहीं और पूरी रात चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, मुझे मार देंगे। एक और बात, जिस दिन से वो फैक्ट्री से चोटिल होकर वापस आया था, उसने शराब नहीं पी थी। घर वालों को लगा कि इसने 2-3 दिन से शराब नहीं पी है, इसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, राकेश को इसकी नानी के यहाँ गांव भेज देते हैं। कुछ दिन वो वहां पर रहेगा तो इसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी। उन्होंने ऐसा ही किया। राकेश के पापा ने दोपहर को ही राकेश का बस का टिकट बुक करवा दिया और उसके साथ अपने भाई के लड़के ने राकेश के कजिन को भेजा कि तू इसको इसकी नानी के घर पर छोड़ के आ जा, अभी थोड़ा डिस्टर्ब है तो उसका ध्यान रख लेना। और इस तरह से राकेश को उसके कजिन के साथ बस पर बिठाकर भेज दिया गया। शाम होते ही बस पुणे से निकल चुकी थी। राकेश खिड़की के पास बैठा था, खिड़की के साइड में सिर टिकाकर आंखें आधी बंद करके बस वो रास्ते को देख रहा था और चुपचाप बैठा था। कुछ देर चलने के बाद एक छोटा बस स्टॉप आया। ड्राइवर ने वहां पर बस को रोका और नीचे उतर के पास के दफ्तर में कुछ कागज वागज जमा करने के लिए वो चला गया। उस ड्राइवर के जाने के बाद राकेश अचानक से उठकर सीधा बैठ गया और तेज तेज सांस लेने लगा। राकेश ने वो लगातार खिड़की के बाहर देख रहा था और घबरा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी थोड़ी दूर पर कोई खड़ा हुआ है। उसका कजिन उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने अपनी ऐसे आंखें मसली और फिर दोबारा देखा और फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले कोई दिख रहा था और आंखें मलने के बाद वो गायब हो गया। इसके बाद उसने अचानक से पीछे घूमकर देखा, उसके पीछे वाली दोनों तीनों सीटें खाली पड़ी हुई थी, लेकिन नजर बिल्कुल अपनी पीछे वाली सीट पर पड़ी हुई थी, जैसे वो अपनी पीछे वाली सीट पर किसी को देख रहा हो। उसका कजिन उसके बिहेवियर को लगातार नोटिस कर रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है, इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कुछ और इश्यू है। और तभी फिर अचानक से राकेश ने अपने कजिन को धीमी सी आवाज में कहा, वो आ गए हैं। कजिन ने सोचा कि यूं ही बड़बड़ा रहा है, लेकिन बोलने के साथ साथ ही राकेश की सांस हाँफने लगी। वो डर के मारे लंबी लंबी सांसें ले रहा था और बार बार वो एक ही बात बोल रहा था, पीछे मत देख, पीछे मत देख। और तभी तुरंत वो एकदम से सीधा बैठ गया, जैसे एकदम से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। और फिर वो एकदम से खड़ा हुआ और चलने लगा, ड्राइवर दरवाजा खोलो वो आ गए, ड्राइवर दरवाजा खोलो वो आ गए। उसका ये बिहेवियर सुनकर कंडक्टर ने आकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन राकेश किसी की सुन नहीं रहा था। बस रुकी हुई थी तो दौड़ता हुआ दरवाजे के पास गया, उसने दरवाजा खोला और बस से नीचे कूदकर भागने लगा। राकेश बस से चिल्लाते हुए भाग रहा था, वो सब मुझे मार देंगे, वो सब मुझे मार देंगे। लेकिन वहां पर मौजूद किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं दिख रहा था। उन्हें बस राकेश दिखाई दे रहा था जो चिल्लाते हुए भाग रहा था। अब राकेश को भागते हुए देखकर सभी लोग उसके पीछे दौड़े, उसका कजिन भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन राकेश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो अल्टीमेट स्पीड से भाग रहा था, जैसे अपनी जान बचा के कोई भागता है ना, बिल्कुल ऐसे ही वो भाग रहा था। और भागते भागते वो एक आधी बनी हुई इमारत के ऊपर जाकर चढ़ गया और वहां पहुंचकर वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था, चिल्ला रहा था जैसे कोई चीजें दिख रही हो और बोल रहा था कि मुझे मत मारो मत मारो। से लगा था कि कोई उसे मारने आया है।
भागते हुए वो उस इमारत की छठी मंजिल पर चला गया था और वहां जाकर सभी लोग मतलब कुछ लोग उसको पकड़ने के लिए भागे। उसका कजिन वहां पे खड़ा होकर उसको देख रहा था। अचानक से उसने नीचे देखकर ऐसे आंखें बंद की और एक बार पीछे देखा और फिर आंखें बंद करके वो बस कूद गया और कूदते ही नीचे एक टीन शेड बना हुआ था, उसके ऊपर आकर वो गिरा। जैसे ही वो गिरा, वहां पड़े हुए लोहे और बाकी से उसका पैर बुरी तरह से फट गया, खून ही खून निकल गया था। राकेश जिंदा तो था, उसका पैर उसकी सबकी आंखों के सामने फटा हुआ पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं था बल्कि डर था। लोगों ने तुरंत उसे वहां से उठाया और उसे पुणे के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इधर उसके कजिन ने राकेश के पापा को फोन करके सारी बात बताई और उन्हें अस्पताल आने को कहा। अस्पताल लेने तक राकेश बेहोश हो गया था। डॉक्टर वगैरह तुरंत उसका इलाज करने लगे और राकेश के घर वाले भी अब अस्पताल में पहुंच गए थे। करीब 7-8 घंटे बाद करीबन आधी रात को राकेश को थोड़ा होश आया। जब राकेश को होश आया तो होश आते हुए बोलने लगा, मुझे छोड़ दो, वो आ रहे हैं, मुझे बाहर जाना है, मुझे छोड़ दो। उससे नर्स ने पूछा कि भाई कौन आ रहा है, तो उसने छत की तरफ इशारा किया। सभी ने ऊपर देखा। ऊपर छत पर सिर्फ पंखा घूम रहा था उन सब लोगों के लिए, लेकिन राकेश को वहां पर किसी की परछाइयां दिख रही थी। और फिर राकेश ने गाली देना शुरू किया अपने सुपरवाइजर को कि उसी की वजह से मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी और उसी की वजह से ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, ये सब लोग मुझे मार डालेंगे। इधर जितने भी लोग वहां थे, वार्ड में थे, जो नर्स कंपाउंडर थे, उसके परिवार थे, उनको लग गया था कि ये भाई इसकी ना खोपड़ी खराब हो गई है दारू पीने की वजह से, और कुछ भी नहीं है, ये हेलुसिनेट कर रहा है और उसी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। किसी ने भी इसमें किसी तरह का कोई पैरानॉर्मल एंगल नहीं देखा। फिर रात के करीबन 1 बजे जब सभी डॉक्टर्स वगैरह जा चुके थे, वार्ड में हल्की रोशनी थी, राकेश अचानक उठ बैठा और फिर एक ही पैर पर, उसी पैर पर जो कि फट गया था, जिसमें गहरा जख्म था, जिसमें करीबन 10-12 टांके डॉक्टर सिलकर गए थे, उसी पैर पर खड़ा हो गया। उस पैर से खून बहने लगा और वो उसी एक पैर से जंप कर करके चलने लगा और बोला, मैं जा रहा हूं, मुझे ड्यूटी पर जाना है। जैसे वो बाहर निकला, वो बड़बड़ा तो चलता, मैं जा रहा हूं, मुझे ड्यूटी पर जाना है। उसको चलते हुए देखकर जो अस्पताल का स्टाफ था वो दौड़कर आया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था राकेश तो किसी और ही ताकत से चल रहा था। सब लोग हैरान थे कि उसका लगातार खून बह रहा है, फिर भी राकेश उसी पैर पर कैसे खड़ा है। आप इमेजिन करो, आपका पैर फट गया है कूदने की वजह से, हमारी थोड़ी लग जाती है तो हम उस पैर पे चल नहीं पाते हैं, उस पैर पे जान के यहाँ पर 12 टाके हैं और फिर भी वो दोनों पैरों से नहीं चल रहा है, उसी पैर से लंगड़ाते हुए कूदते हुए चल रहा है, उससे लगातार खून बह रहा है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर दर्द का नामो निशान भी नहीं है। वो बस एक ही बात चिल्ला रहा था, वो बाहर खड़े हैं मुझे जाने दो, वो बाहर खड़े हैं मुझे जाने दो। लेकिन वार्ड के बाहर पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ था। फिर जैसे तैसे अस्पताल के स्टाफ ने उसको पकड़ा, 4-5 लोग मिलकर उसको पकड़ के लेकर आए और वो उसको बिस्तर पर लिटा रहे थे। तो बुरी तरह तड़प रहा था, छिटक रहा था, जैसे उसको छूटकर जाना है। लेकिन तभी उन 4-5 लोगों में से किसी एक का फोन बजा और उसके फोन की जो रिंगटोन थी, वो थी हनुमान चालीसा की कुछ लाइंस। और जैसे ही वो लाइंस चली, सब लोगों ने देखा कि राकेश एकदम से शांत हो गया। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और कहने लगा, तुम लोग मुझे बांध नहीं सकते। और जब उसने ये कहा, उसकी आवाज थोड़ी बदल गई थी, थोड़ी गहरी और भारी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। और इसके जस्ट बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद फिर से उसके घाव को साफ किया गया, वापस से स्टिचेस लगाए गए, उसको खून चढ़ाया गया और उसके नाक में पाइप लगाया गया लिक्विड फूड देने के लिए, क्योंकि उसने खाना पीना बंद कर रखा था। राकेश को अगले दिन सुबह होश आया। सुबह जब होश आया तो थोड़ा बहुत ठीक था और राकेश के घर वाले उसका ध्यान रख रहे थे। उसी वार्ड में और भी कई मरीज थे। तो राकेश के बगल वाले बेड पर एक महिला मरीज एडमिट थी। अब राकेश जब सुबह उठा हुआ था, तब से वो उस महिला को घूर रहा था। जब भी वो महिला बेचारी उस तरफ देखे, वो उस तरह से घूरता रहे। वो भी घबरा गई थी, उसका बिहेवियर भी रात को लोगों ने देखा तो वैसे ही घबराई हुई थी। और फिर एकदम से राकेश को बोलता है, तो मेरी पत्नी है जो मेरे साइड के पलंग पर सोई हुई है। उसकी बात सुनकर बुद्धि से घबरा गई और उसने नर्स को बुलाकर अपना बेड थोड़ा और दूर करवा लिया उससे। फिर उसके कुछ देर बाद राकेश अपने पास की जो खिड़की थी बेड के पास की, उसको खोल के बाहर की तरफ किसी से बातें करने लगा। राकेश कह रहा था कि इन लोगों ने मुझे बांध के रखा था, पर वो जल्दी ही यहां से निकल जाएगा।
किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है ये, किससे बातें कर रहा है, क्या नहीं है। खैर, जैसे-तैसे वो दिन निकला और उसी रात फिर से 1 बजे के करीब राकेश फिर से खिड़की की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि मैं आ रहा हूँ। वहाँ जो मेल नर्स था उसने उससे पूछा, किससे बात कर रहे हो? राकेश उसकी बात सुनकर हँसने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो कंपाउंडर या नर्स जो भी था, वो भी कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में राकेश था और बाकी सारे मरीज थे। ये बात उसके परिवार वालों को पड़ोस वाली औरत ने बताई थी कि रात को जब वो सो रही थी तो उसकी आंख खुली, उसने देखा कि राकेश जो था वो अपने बेड से ऐसे होता ना, सिर्फ सिर और पैर टिके हुए थे और ऐसे बिल्कुल आर्च हो गया था, कमर उसकी ऐसे मुड़ी हुई थी। और जैसे ही उसने दोबारा आंख खुल के ढंग से देखा तो बिल्कुल नॉर्मल सो रहा था। अभी उसका वहम था या क्या, ये उसे नहीं पता, लेकिन ये बात उस औरत ने अगले दिन राकेश के परिवार वालों को बताई। अब ये सब जब चल रहा था तो उससे आसपास के मरीज उससे बहुत घबराने लग गए थे। तो डॉक्टर्स और नर्स ने कहा कि भाई हम आपको क्या करते हैं, आप ना एक प्राइवेट रूम में या वार्ड में शिफ्ट हो जाओ ताकि बाकी लोग उससे डिस्टर्ब ना हो। और यही किया गया, उसको एक अलग रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। रूम में शिफ्ट करने के बाद राकेश थोड़ा नॉर्मल रहा। डॉक्टर ने कहा कि आप घबराओ मत, ये ट्रॉमा है, खून की कमी है जिसकी वजह से इसको मानसिक आघात हो गया है और इसे कुछ लोग यूं ही दिखाई देते हैं। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि जैसा उनका बिहेवियर देख रहे थे, इनके घर वालों ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात है क्या, ऐसा बोलता है कि दिख रहा है, घर पे भी ऐसा करता था। लेकिन डॉक्टर्स ने इस चीज को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर उसी रात आधी रात के करीब राकेश ने फिर से अचानक छत की तरफ देखना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक टकटकी लगाए, बिना पल के झपकाए और बड़बड़ाना शुरू कर दिया, वो आ गए, वो आ गए। उसकी माँ उसके पास में बैठी थी तो उसकी माँ ने पूछा, कौन आ गया है बेटा? लेकिन राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मुस्कुराया, एक अजीब और टेढ़ी सी मुस्कान। और अगले ही पल राकेश अचानक जोर जोर से सांस लेने लगा। जैसे सांस लगा, उसकी माँ चिल्लाई, नर्स वगैरह भाग कर आए, सब लोग उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें और तेज होने लगी। जब वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, डॉक्टर्स भी आए तो उन्होंने बोला कि इसको एक काम करो, बेड से बांध दो वरना ये ना खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। तो स्टाफ ने वो जो बेड होता है उसके कोने पे स्टील की बार्स होती है, जो गॉजेस होती है, पट्टियां, उन पट्टियों से उसके दोनों हाथ और पैर उस पलंग के साथ बांध दिए। और जब वो ये सब कर रहे थे तो वो हंस रहा था। उसे देखकर राकेश की माँ रो रही थी और उसके पिता हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे बेटे को बचाओ, ये क्या हो रहा है। और तभी अगले पल राकेश का पूरा शरीर बिल्कुल सीधा हो गया, जैसे लकड़ी की तरह सख्त हो जाते हैं, बिल्कुल वैसा। डॉक्टर वहीं थे उनकी आंखों के सामने और उन्हें लगा कहीं इसको सीजर तो नहीं आ गया है। मशीन जो उसके साथ लगी हुई थी उसकी बीप भी तेज हो गई थी, उसका बीपी एकदम से शूट कर गया था। लेकिन राकेश की आंखें बिल्कुल चौड़ी खुली हुई थी और वो छत की तरफ देख रहा था। सब लोग उसे संभाल रहे थे कि अगले ही पल एकदम से वो बिल्कुल बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हुआ तब जाकर थोड़ा रिलैक्स हुए। घरवालों ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ है? बोला कुछ नहीं, हो सकता है इसको दौरा आया हो, उसकी वजह से ऐसा कभी-कभी हो जाता है, आप चिंता ना करें, हम इसको दवाई देते हैं। फिर जब वो बेहोश हो गया, उसको दवाई-ववाई चढ़ाई गई। फिर करीबन 1-2 घंटे के बाद, रात के करीबन 3 बजे के आसपास, एक मेल नर्स उसको इंजेक्शन लगाने आया और जैसे ही उसको इंजेक्शन लगाने वाला था, उसको ऐसा फ़ील हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ से इंजेक्शन को धक्का देकर फेंक दिया हो। जैसे कोई हो वहाँ पर, जो चाहता हो कि इसको कोई इंजेक्शन ना लगे। लेकिन वहाँ कमरे में कोई नहीं था। उसने वो उठकर मतलब बाहर आया, वो घबरा गया था क्योंकि सब सोए हुए थे, वो अकेला ही था जो जागा हुआ था और राकेश भी बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन जब वापस आया उसने देखा उसके हाथ के ऊपर से ना निशान थे, उंगलियों से किसी ने जोर से धक्का मारकर उसके हाथ से उस इंजेक्शन को छुड़वाया हो। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चला, जो कुछ भी राकेश के फादर ने देखा, उन्हें लगा कि यार कुछ ना कुछ तो गलत है और इस लड़के को जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए उन्होंने अगले दिन उनके पास के ही चर्च के एक फादर से बात की। आसपास के लोगों का कहना था कि वो फादर इन सब चीजों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और उन्होंने कई लोगों की मदद भी की है। राकेश के पापा वहां पर गए, उन्होंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, शाम को अस्पताल चलते हैं और राकेश को मैं देखता हूं, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। शाम के करीबन 7 बजे के आसपास चर्च के फादर वहां पर आए। उनके एक हाथ में एक छोटा सा क्रॉस और बाइबल की किताब थी। उन्होंने पहले पूरे परिवार से अलग-अलग बात की, उसके बिहेवियर के बारे में। फिर उसके बाद वो उसी कमरे में गए जहां पर राकेश था। उनके हाथ पे एक छोटी सी ऑयल की शीशी थी, उसे उन्होंने तेल की कुछ बूंदें ली और राकेश के माथे पर लगाई और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रेयर्स पढ़ी। कुछ भी नहीं हुआ।
सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसके बाद फादर ने प्रार्थना करनी शुरू की और अचानक से राकेश की उंगलियां सख्त हो गई और वो जो मशीन बीप उसके साथ लगी हुई थी उसकी बीप एकदम से इरेगुलर हो गई। राकेश की पलकें धीरे धीरे कांपने लगी और फिर फादर ने कुछ बूंदें उस ऑयल की राकेश की छाती पर लगाई और ऐसा करते उसकी आंखें एकदम से झटके से खुली और उसने एक भारी और बहुत ही कर्कश यानी कड़वी आवाज में, जो कि राकेश की नहीं थी, बोला, क्यों बुलाया इसे? उसको देखकर फादर थोड़ा मुस्कुराए, शांत रहे और बोले, तुम कौन हो? उसकी बात सुनकर राकेश सिर्फ फादर की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। करीबन आधे घंटे तक फादर प्रेयर करते रहे और प्रेयर के बाद एकदम से राकेश चीखता हुआ बोला, हम 6 आदमी हैं। और जैसे उसने बोला, वार्ड की लाइट एकदम से फ्लिकर हुई और अचानक से पूरे वार्ड के अंदर एक ठंडक महसूस होने लगी और उसी टाइम पर फादर को कुछ दिखा जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा था। फिर कुछ देर के बाद फादर ने धीमी आवाज में कहा, जिस जगह ये काम करता है ना, वहां पर कुछ मौतें हुई थी। अचानक मशीन में कुछ खराबी आने के कारण आग लग गई थी और जितने भी लोग वहां पर थे वो बुरी तरह जल गए थे। कंपनी ने ये बात दबा दी तो उन लोगों को ना न्याय मिला और ना ही उनके घर वालों को किसी तरह का कंपनसेशन मिला और तब से ये लोग वहीं पर भटक रहे हैं। राजेश जब ड्यूटी पर गया, उसने वहां पर जाकर ही शराब पी। ये अकेला था, तो शराब पी अकेला था तो आत्माएं इसके पीछे पड़ गई हैं। वो ये सब बात इनके घर वालों को बता रहे थे कि तभी एकदम से राकेश चीखने लगा और जैसे ही राकेश चीखने लगा तो फादर ने फिर से जोर से अपनी प्रेयर स्टार्ट की। तेल की कुछ और बूंदे उसके शरीर पर डाली और तभी उसका शरीर बिस्तर पे से, वही कमर उसकी मुड़ गई और कुछ इंच तक ऊपर उठने लगा और फिर एकदम से राकेश बेहोश होकर बेड पर गिर गया। ये सब होने के बाद फादर ने राकेश के पिताजी से कहा कि ये इस तरह से शांत नहीं होगा, हमें इसका एक्सोर्सिज्म करना होगा, मतलब इसके शरीर से इन आत्माओं को बाहर निकालना होगा। अब वो खड़े थे हॉस्पिटल के अंदर जहां पर कोई भी ये सब बातें नहीं मानता है। तो राकेश के पिताजी ने कहा कि फादर यहाँ पर कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो बहुत मुश्किल है, आपको इसको चर्च में लेकर आना पड़ेगा। वो कैसे लाओगे वो आपकी वो है और आज ही रात को सब कुछ करना पड़ेगा, इसकी हालत खराब हो रही है। तो राकेश के पिता ने सोचा यार क्या करे क्या नहीं करे। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बोला कि भाई आप यहाँ से बाहर ले जाओगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मरते क्या ना करते, क्योंकि उन्होंने इम्पैक्ट तो देख ही लिया था, उनकी आंखों के सामने बहुत कुछ हो गया था। तो बोला ठीक है हम देख लेंगे। उन्होंने राकेश को हॉस्पिटल से निकाला और वो उसको चर्च ले गए। अब ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वी डोंट नो, बट हॉस्पिटल में रखने से कोई फर्क फायदा नहीं हो रहा था तो उन्होंने ये स्टेप लिया। तो वहां उसको ले जाया गया। वहां पर फादर जो थे उन्होंने अपना कुछ प्रोसेस किया प्रॉपर और जैसा इन्होंने बताया है कि उस टाइम पर वो बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया। फिर फादर ने उन सभी लोगों के नाम पता किए, तो 7 लोग थे टोटल। सभी के नाम से उन्होंने प्रार्थना की और एक एक करके उसके शरीर सबको निकाला और उनकी मुक्ति दिलवाई। पूरे प्रोसेस के दौरान राकेश बहुत परेशान रहा, दर्द से भी रहा, चीखता भी रहा और फिर जब सब कुछ हो गया तो वो शांत होकर बेहोश हो गया। उसके बाद फादर ने उनसे कहा कि अब आप इसे अस्पताल में एडमिट करवा दीजिए। जो भी कुछ था वो सब तो उसके शरीर से निकल चुका है, लेकिन ये कमज़ोर बहुत हो गया और जो घाव है उनका इलाज तो डॉक्टर्स ही करेंगे। फिर उसके बाद उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और 2 दिन के अंदर ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब और जख्म तो भरने में टाइम लगता है, लेकिन जो उसका बिहेवियर था वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वो बिल्कुल शांत हो गया था और वो पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। 3-4 दिन के बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। वो घर आ गया और अब धीरे-धीरे उसका पैर भी ठीक हो रहा था। लेकिन हाँ, राकेश की एक आदत अब बदल गई है कि वो अब शराब को बिल्कुल भी छूता नहीं है और आम आदमी की तरह, जो नॉर्मल इंसान जो शराब-वराब नहीं पीते हैं, उनकी तरह वो अब ज़िंदगी जीने लगा है। वो 4 दिन 5 दिन का जो समय था जो राकेश ने जिया, शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे कष्टदायी समय था। उसे नहीं पता कि कैसे और क्यों वो आत्माएँ या जो भी कुछ था एनर्जीज़ वो उसके पीछे पड़ गई। लेकिन उनके इम्पैक्ट के अंदर एक चीज़ क्लियर थी कि राकेश की मौत भी हो सकती थी। वो तो किस्मत की बात थी कि जब वो उस बिल्डिंग से कूदा तो वो ज़मीन पर या किसी पत्थर के ऊपर नहीं गिरा, वरना यहाँ पर जो भी कुछ हुआ उसे बताने के लिए ना राकेश बचता और ना ये कहानी होती। और इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पर सुनसान इलाकों में और स्पेशली वहाँ जहाँ पर पहले से कोई अनहोनी हुई हो,
शराब, मांस, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको लगता होगा कि इनसे क्या होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। जितने भी तामसिक साधक होते हैं ना, जो तामसिक विद्याओं के ऊपर काम करते हैं, वो हमेशा अपनी साधना करने से पहले शराब का सेवन करते हैं और मांस मदिरा अपने साथ रखते हैं। रीजन बीइंग, जब आप शराब पीते हो तो आपके जो दिमाग के अंदर जो सेंसरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, या आपका रीजन कोई ऐसा एक्टिव होता है जिससे आप कहीं और कनेक्ट कर पाते हो। साइंस ये कहता है कि जब आप शराब पीते हो तो आपका एक फेज शुरू होता है, इसमें इंसान का ईगो जाग जाता है। इसीलिए शराब पीने के बाद कई लोग बोलते हैं कि गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। सुना ही होगा आपने। ज्यादातर लोग किसी शराबी आदमी को, जिसने शराब के नशे में कुछ बोल दो तो फटाफट से वो चीजों को ईगो पर ले जाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे मतलब आप बोल सकते हो कि पार्ट ऐसा एक्टिव हो जाता है जो नेगेटिव एनर्जी से आसानी से कनेक्ट कर सकता है, या फिर आप ऐसा बोलो कि तामसिक शक्तियों से वो आसानी से कनेक्ट करने लगता है। जाने अनजाने जब एक सुनसान जगह पर जाकर, जहां पर कोई हादसा हुआ हो, वहां पर जब लोग ये ट्राई करते हैं, तो कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति या फिर टाइम की वजह से उनके साथ ऐसा हो जाता है जैसा राकेश के साथ हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में राकेश के पीछे कुछ एंटिटीज पड़ी थी, या फिर सिर्फ ये उसका हेलुसिनेशन था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।